एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों, हमने पिछले दिनों जैन राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की थी और हमने जैन राजनीतिक परंपरा की कुछ बातें सोमदेव और उनके नीति वाक्यामृतम के संदर्भ में आपके सामने रखी थी। आज सोमदेव के नीति वाक्यामृतम में के माध्यम से जैन राजनीति की परंपरा के आगे की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सोमदेव ने राजा के लिए अर्थ की व्यवस्था करना आवश्यक माना। जो राजा धर्म और अर्थ को ध्यान में रखकर काम का सेवन करता है उस राज्य में प्रजा सुखी रहती है, यह सोमदेव कहते हैं। अर्थ जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ। अर्थ का अनियंत्रण भाव जरूरी नहीं है। अर्थ का अनियंत्रण भाव से सामाजिक भ्रष्टाचार का जन्म होता है। अर्थ के अनियंत्रित भाव से शोषण होता है। इसलिए नीति वाक्यामृतम ने सोमदेव में या जैन राजनीतिक परंपरा में यह कहा गया कि अर्थयुक्त धर्मयुक्त अर्थ ही महत्वाकांक्षा का सटीक उदाहरण है। सोमदेव कहते हैं कि राजा को त्रिवर्ग का सेवन समरूप से करना चाहिए। धर्म अर्थ काम तीनों का सेवन में समरूपता होना चाहिए, अतिरेक नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ और काम इन तीनों में से एक का अधिक सेवन करने से और दो के सेवन में बाधा पहुंचती है। अगर धर्म अर्थ काम में तीन में एक अधिक हो जाए, उसमें समरूपता न हो, तो त्रिवर्ग का रूप बदल जाता है। जैन राजनीति व्यवहारिक राजनीति है। फलतः स्पष्ट करती है कि राजा अथवा राज्य सुखभोग जो राजा अथवा राज्य सुखभोग कर धन का उपार्जन करता है, वह दूसरे के लिए बोझ होता है, वह दूसरों के लिए बोझ का कार्य करता है। राज्य ऐश्वर्य का फल जनता की इंद्रियों, जन गण मन की प्रसन्नता है। जैन राजनीतिक परंपरा में भी राज्य का उद्देश्य जन गण मन की प्रसन्नता होती है। जिन ऐश्वर्य से इंद्रियां और मन प्रसन्न रह सकें, वही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य क्या है? जिन काम से इंद्रियां प्रसन्न रहें, मन प्रसन्न रहे, विवेक संतुलित हो, वही ऐश्वर्य ठीक है। जैन राजनीतिक परंपरा के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य सबकी प्रसन्नता है। इसीलिए समस्त राजनीतिक व्यवस्था क्रियाशील होती है। जन की प्रसन्नता के लिए ही राजनीतिक व्यवस्था होती है। प्रसन्नता प्राप्ति में अति जितेंद्रिय होना चाहिए। प्रसन्नता प्राप्ति में अति जितेंद्रिय होना चाहिए। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त न होने का नाम इंद्रिय जय है। फलतः जैन राजनीति ने अर्थशास्त्र की परंपरा को ध्यान में रखते हुए त्रिवर्ग अथवा धर्म अर्थ काम के सही उपयोग पर बल दिया। जैन राजनीति में अरिखट समुद्देश है, जिसको अरिखट समुद्देश कहते हैं। जैन राजनीति ने राजा के दासों का वर्णन किया है। युक्तिपूर्वक प्रयोग न करने वाला राजाओं के लिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष, ये 6 प्रकार के उसके भीतरी शत्रु हैं। राजा को कामासक्त नहीं होना चाहिए। शत्रु की शक्ति और स्वयं की शक्ति पर विचार किए बिना क्रोध करना राजा और राज्य के नाश का कारण बनता है। राजा को लोभ से सर्वथा बचना चाहिए। राजा को लोभ से सर्वथा बचना चाहिए। जो दान देने योग्य है उसको दान न देना और दूसरे की धन संपत्ति को ले लेना, यह लोभ है। लोभ का वर्णन करके जैन राजनीतिक परंपरा ने भ्रष्टाचार पर हमला किया है, शोषण पर हमला किया है, एक दूसरे से छीना झपट पर हमला किया है। दुराग्रह न छोड़ना और शास्त्रोपदेश या शिष्टोपदेश को न स्वीकार करना, यह मान है। दुराग्रह आप में नहीं, राजा में दुराग्रह नहीं होना चाहिए। राजा में शास्त्रोपदेश मतलब संविधान के उपदेशों के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार राजा को काम करना चाहिए। यहाँ जैन राजनीतिक परंपरा संविधानवाद का समर्थन करती है। जैन राजनीतिक परंपरा संविधान का समर्थन करती है। कुल
बल, ऐश्वर्य, रूप और विद्या आदि का अपने में अहंकार रखना और दूसरे के उत्कर्ष और अभ्युदय का खंडन करना ईर्ष्या अथवा मद है। जैन परंपरा बहुत अच्छी बात कहती है। क्या कहती है कि अगर किसी दूसरे का ऐश्वर्य बढ़ रहा है तो आप उसे ईर्ष्या मत करिए, उसके समानांतर बनने का प्रयास करिए। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता पर दुख मत मनाइए, खुद प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। किसी के पास स्वास्थ्य है और आप रोगी हैं तो स्वास्थ्य पर मत हंसिए, आप स्वयं रोग मुक्त होने की कल्पना करिए। किसी के पास अपार विद्या है, अपार स्किल है तो उस पर द्वेष करने का मतलब नहीं है, आप भी अपार विद्यावान बनिए। अपने को देखिए, अपने को उस तरह से बनने का प्रयास करिए। दूसरे के धन से, दूसरे के ऐश्वर्य से, दूसरे की विद्या से, दूसरे की प्रतिष्ठा से अगर आप जलेंगे तो आप जलते जलते अपने जीवन में ही मर जाएंगे और आप दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए। यह जैन राजनीतिक परंपरा में राजा को एक तरह से उपदेश दिया गया। बिना कारण बताए दूसरे को दुख देना, बिना कारण बताए दूसरे के धन को छीनना, बिना कारण बताए दूसरे के धन को आहरित करना यह अपराध है। अगर किसी व्यक्ति का धन आप उसके बिना सहमति से छीनते हैं, यदि किसी व्यक्ति का धन आप उसके बिना सहमति से लेते हैं तो यह अपराध ही अपराध है। यह इस अपराध का दंड अधिकतम होना चाहिए। दूसरे को बिना बताए उसकी कोई चीज लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह जैन राजनीतिक परंपरा कहती है। राजा या राजनेत्र की परिभाषा करते हुए जैन राजनीति स्पष्ट करती है कि अनुकूल आचरण करने वालों के प्रति इंद्र के समान सुखदायक हो सके। जो नेतृत्व राज्य में जनता के अनुकूल आचरण करता है, जो राज्य जनता के प्रति सहानुभूति रखता है, जिस राज्य से जनता को लाभ होता है, वह राज्य इंद्र के राज्य के समान है। इसलिए राजा का आचरण जनापेक्षी होना चाहिए। इसलिए नेतृत्व का आचरण जनता के अनुसार होना चाहिए। इसलिए नेतृत्व का आचरण जनता के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा जैन राजनीतिक परंपरा कहती है। जैन राजनीतिक परंपरा राजा के दैवी सिद्धांत का भी समर्थन करती है। दैवी स्वरूप उसका राजा का दैवी स्वरूप उसके कार्य के सापेक्ष है। फलतः दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों की रक्षा राजा का कर्तव्य है। कोई राजा अगर दुष्ट का दमन नहीं करता और शिष्ट पुरुषों को प्रताड़ना करता है तो वह राज्य का नेतृत्व राज्य के लिए ठीक नहीं है। दुष्ट का दमन होना ही चाहिए और शिष्टों का पालन होना ही चाहिए। राजा पलायनवादी नहीं हो सकता। अगर जनता में संकट हो, जनता के कल्याण की समस्या हो, जनता की विभिन्न समस्या हो, तो यदि राज्य का नेतृत्व उससे पलायनवादी हो जाता है तो वह राज्य ठीक नहीं। जनता की समस्याओं से जूझना, जनता की समस्याओं का निदान करना, जनता की समस्याओं को सरलता से सुलटाना, यह राज्य का प्रथम अर्थ है। इसका मतलब है कि जैन राजनीति व्यवहारिक राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिपादन करती है। व्यवहारिक राजनीतिक नेतृत्व का प्रतिपादन करती है। जैन राजनीति पृथ्वी की परिभाषा देती है। पृथ्वी की परिभाषा कहती है कि जिस जगह पर चारों वर्णों के लोग रहते हों, जहाँ वृक्ष रहते हों, जहाँ पहाड़ रहते हों, जहाँ नदियाँ बहती हों, जहाँ खेती होती हो और जहाँ लोगों का प्रवाह बनता है, वहीं पर पृथ्वी है। पृथ्वी सोना, चांदी, हीरा और मोती से बड़ी है, क्योंकि सोना, चांदी, हीरा, मोती पृथ्वी के गर्भ से ही पैदा होती है। तो जो पृथ्वी धारणी है, जो पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ समाहित होता है, उस पृथ्वी से छेड़छाड़ करना, उस पृथ्वी को नष्ट करने का प्रयास करना राज्य को नष्ट करने के बराबर होता है। राजनीति में वैदिक परंपरा के अनुसार जैन राजनीति अन्वीक्षिकी की बात करता है, आध्यात्म राजनीति की बात करता है, विद्या की बात करता है, चारों वेदों की बात करता है, चारों विद्याओं की बात करता है, कृषि की बात करता है,
पशुपालन की बात करता है, व्यापार की बात करता है और वैश्विक व्यापार की भी बात करता है। तो जैन राजनीति की परंपरा आधुनिक राजनीतिक परंपरा के समान है। वहाँ कृषि भी होती है, वहाँ व्यापार भी होती है, वहाँ उद्योग धंधे भी चलते हैं, वहाँ ज्ञान भी होता है और वहाँ आध्यात्म भी होता है। इसलिए जैन राजनीति कहता है कि उनका आदर्श राज्य राम राज्य के समान है। जैन राज्य भी एक तरह से राम राज्य का समर्थन करता दिखता है। अब आप जैन राजनीति में एक और महत्वपूर्ण तत्व है कि राजा या नेतृत्व कमजोर नहीं होना चाहिए, संवेदनशील जरूर होना चाहिए, जनता के प्रति समर्पित जरूर होना चाहिए, लेकिन उसकी कमजोरी का भाव समाज में नहीं आना चाहिए और उसके पास बुद्धि कौशल होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, वाक चातुर्य होना चाहिए। वाक चातुर्य का मतलब ये होता है कि उसके बोलने से, उसके संभाषण से, उसके प्रेरणा से आम जनता पर प्रभाव पड़े, ऐसा राजा का नेतृत्व होना चाहिए। राजनीति में जैन राजनीति ने दंड नीति की भी प्रशंसा की। दंड के बिना राज्य नहीं है, दांडिक के बिना राज्य नहीं है, दंड के बिना समाज और राज्य में अराजकता फैल जाती है। यह सोमदेव कौटिल्य अर्थशास्त्र के समान स्वीकार करते हैं। सोमदेव ने जैन राजनीति ने राजा के नेतृत्व की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहा कि अराजकता से मुक्ति ही राज्य है। यह संदर्भ हाब्स का भी है, यह संदर्भ कौटिल्य का भी है, यह संदर्भ महाभारत का भी है, यह संदर्भ रामायण का भी है। दुनिया के सभी राजनीतिक चिंतन में यह भाव है कि अराजकता से मुक्ति का कारण ही राज्य है। अगर राज्य समाज में अराजकता न होती तो राज्य नामक संस्था की स्थापना न होती। यह बात जैन राजनीति भी समझती है और जैन राजनीति हाब्स लाख रूसों से बहुत पहले की है। इसका मतलब जैन राजनीति का वैश्वीकरण हुआ और जैन राजनीतिक चिंतन के वैश्वीकरण ने दुनिया के राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव डाला। जैन राजनीतिक परंपरा कहती है कि ऊंच नीच का भाव छल है। राज्य में ऊंच नीच का भाव पैदा करना छल है, पाखंड है और राष्ट्रद्रोह है। यह अद्भुत बात है। ऊंच नीच का कोई भाव समाज में नहीं होता। जैन राज कहता है कि राज्य में कैसा ऊंच नीच, सभी जनता समान है। समानता का अधिकार, भ्रातृत्व का अधिकार, समरूपता का अधिकार जैन राजनीति देती है। सोमदेव कहता है अकेला व्यक्ति कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए अकेले व्यक्ति को सामूहिक होना चाहिए। इसलिए यहां जैन राजनीति समाजवाद को समर्पित करते देखती है। तो समाजवाद के समर्पण का मतलब यह है कि क्या जैन राजनीति समाजवादी है? क्या जैन राजनीति समाजवाद को आगे बढ़ाती है? इसका उत्तर देते हैं कि जैन राजनीति का राजनीतिक व्यवस्था समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है। समाज सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च नहीं है। और जहां समाज सर्वोच्च होगा, राज्य सर्वोच्च नहीं होगा, वहां व्यक्ति के सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। व्यक्ति के अधिकारों पर डाका नहीं डाला जा सकता। व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक है। सांस लेना प्राकृतिक है, पानी पीना प्राकृतिक है, भोजन करना प्राकृतिक है, रोग से मुक्त रहना प्राकृतिक है, कपड़ा पहनना प्राकृतिक है, वाचाल बनना, बोलना, चलना सब प्राकृतिक है। तो जैन राजनीति प्राकृतिक अधिकारवाद का समर्थन करती है। प्राकृतिक अधिकार और उस प्राकृतिक अधिकारवाद को संरक्षित करना, शास्त्रोचित संरक्षण, प्राकृतिक अधिकार का शास्त्रोचित संरक्षण जैन राजनीति परंपरा की देन है। और शास्त्रोचित समर्पण का मतलब कि जो प्रकृति से मानवीय अधिकार मिले हैं, उस प्रकृति से मिले मानवीय अधिकार को कानूनी वैधिक रूप से, वैधानिक रूप से संरक्षण करने की बात राजा को करनी चाहिए। जैन राजनीति स्पष्ट करती है कि ऐसा राज्य हो जिसमें कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करे। कोई किसी के अधिकार, सभी के अधिकार बराबर है।
सभी को रोटी खाने का अधिकार है, सभी को कपड़ा पहनने का अधिकार है, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, सभी को रोजगार पाने का अधिकार है, सभी को आत्मगौरव पाने का अधिकार है। जब सभी को सब अधिकार है तो और उसमें कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण करेगा तो वह राज्य के विरोधी काम करेगा। इसलिए जैन राजनीति व्यक्ति के अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण की बात करती है। जैन राजनीति कहती है कि मंत्रिपरिषद बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की बात जैन राजनीतिक परंपरा में है। राजा को सुस्पष्ट मंत्री बनाना चाहिए। कैसे मंत्री बनाना चाहिए? जो योग्य हो। कैसे मंत्री बनाना चाहिए? जिसका आचार शुद्ध हो। कैसे मंत्री बनाना चाहिए? जिसका अभिजन विशुद्ध हो। कैसे बना? जो शील हो, जो व्यभिचार से मुक्त हो, जो निर्णय लेने में सक्षम हो, जो दूरदृष्टि हो, जो मंत्र अथवा नीति बना सके, ऐसा मंत्री बहुत जरूरी है। न्यायपालिका जैन राजनीति न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है। न्यायपालिका में जैन राजनीति ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया, लेकिन यह कहा कि राजा का न्याय देना उसका प्रथम कर्तव्य है। कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। कोई अपराध हो तो तुरंत उसका न्याय किया जाए और जो अपराधी है उसको उचित दंड दिया जाए, संवैधानिक दंड दिया जाए। राजा दंड में मनमानी नहीं कर सकता। दंड शास्त्रोचित हो, संविधानोचित हो। इस तरह की बात जैन राजनीतिक परंपरा करती है। जैन राजनीतिक परंपरा कहती है कि अनेक प्रकार के न्यायालय हो सकते हैं। जहां न्याय मिले, जो न्याय देने में सक्षम अधिकारी हो, उसे अवश्य न्याय प्रदान करना चाहिए। उससे विवादों का निपटारा करना राज्य का कर्तव्य है। जैन राजनीति कहती है कि राज्य का एक प्रमुख कार्य है विवादों का निपटारा करना। समाज में विवाद होते रहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में विवाद होते हैं, भाई भाई में विवाद होते हैं, परिवार में विवाद होते हैं, लेकिन वो विवाद हिंसात्मक रूप न ले, इसके लिए तुरंत विवादों का निपटारा होना चाहिए। जैन राजनीति ने राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत की, राज्य की परिकल्पना भी प्रस्तुत की, राष्ट्र की भी परिकल्पना प्रस्तुत की। जैन राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र है। राष्ट्र राज्य से बड़ा है। राष्ट्र राज्यों का समूह भी हो सकता है। इसलिए राज्य के बाद राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए संवेदनशील नेतृत्व की स्थापना करना जरूरी है। इसलिए जैन राजनीति प्रजा परितुष्ट का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। प्रजा परितुष्ट का सिद्धांत क्या है? जिन मंत्रों से, राज्य की जिन नीतियों से प्रजा संतुष्ट रहती है, वही सिद्धांत राज्य के लिए अच्छा है। जैन राजनीति करती है कि किसी के भूभाग पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। विस्तारवाद का विरोध करता है जैन राजनीति, अतिक्रमणवाद का विरोध करता है जैन राजनीति, सह अस्तित्ववाद का समर्थन करता है जैन राजनीति। जैन राजनीति कहता है कि राज्य सैनिक राज्य है। ऐसा नहीं कि राज्य बिना सैनिक के रह सकता है। राज्य में सैनिक है और सेना की बलवती पर उसने बल दिया। सोमदेव ने या जैन राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी बात की गई और उसने मंडल सिद्धांत को समर्थन किया। सोमदेव ने 9 प्रकार के राजाओं और राज्यों का वर्णन किया है। वे हैं उदासीन, मध्यम, बिजगीसु, अरि, मित्र, पार्थिग्राह, आक्रंद, पार्षणीग्राहसार, आक्रांदासार, इसके अतिरिक्त आक्रमण योग शत्रु। इन मित्रों की बात की है। उच्छेदनीय शत्रु की भी बात करता है, जिस शत्रु को उच्छेद किया जाए, हमेशा से उस शत्रु की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। सोमदेव ने संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधी भाव का भी वर्णन किया है। 4 उपायों का भी वर्णन किया है सोमदेव ने। साम, उपदान, भेद, दंड, भेद। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न अवयव हैं। जैन राजनीति कहती है कि राज्य को हिंसा से दूर रहना चाहिए।
हिंसावादी राज्य का समर्थन जैन राजनीति नहीं करती। सह अस्तित्ववादी राजनीति का समर्थन जैन राजनीति करती। तो जैन राजनीति का जो चिंतन है वह वैदिक राजनीति या महाकाव्यकालीन राजनीति या स्मृतिकालीन राजनीति या अर्थशास्त्रवादी राजनीति से भिन्न नहीं है। अंतर बस इतना है कि जैन राजनीति में हिंसा की जगह अहिंसा की बात की गई है। तो ये आपके सामने जैन राजनीति का सांगोपांग वर्णन हो गया, यह संक्षेप हो गया। इसके आधार पर, नीति वाक्यामृतम के आधार पर, सोमदेव के आधार पर आप जैन राजनीति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जैन राजनीति सीधे सीधे तौर पर बौद्ध राजनीति से पृथक वैदिक राजनीति का एक उपांग है।